me a liar fish. Okay to go. Okay to go. Initiate drop sequence. On my mark. 10, 9, Power transfer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay to go. Oh God! मूवी का नाम है कॉन्टैक्ट। ये एक नॉवेल बेस्ड साइंस फिक्शन मूवी है जिसे कार्ल सगन ने 1985 में लिखा था। फिल्म मानवता और आधुनिक विज्ञान के बीच छुपे कॉन्टैक्ट या संपर्क को दर्शाता है। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप साइंस फिक्शन और रोमांचक फिल्म देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो कॉन्टैक्ट एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर हम इस मूवी की साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इंस्पायर्ड है। फिलहाल मैं यहाँ आपको मूवी की स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ और हाँ, अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं कहानी की ओर। कॉन्टैक्ट की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम एली एरोवे होता है, जो अपने पिता के साथ शॉर्ट वेव टेलीस्कोप से खेल रही होती है। एली, जिसने बचपन में ही अपने माँ को खो दिया था, जल्द ही अपने पिता को भी खो देती है। उसके पिता की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से होती है। इस हादसे के बाद एली खुद को उसके पिता की मौत की जिम्मेवार मानती है, क्योंकि जब उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा उस वक्त वो उनकी दवाइयाँ उन तक नहीं पहुँचा पाई। इसके बाद एली का बचपन अकेला बीता। वो दूर आसमान में तारों के बीच प्लैनेट को देखा करती थी। पृथ्वी में होने वाले हर एक चीज़ के पीछे वजह ढूंढा करती थी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे ये समझ आ गया कि आगे चलकर उसे क्या करना है। इसके बाद ही हम अगले सीन में पहुंचते हैं जहां पर एली एरवे प्यूर्टो रिको में एक वेधशाला SIET प्रोग्राम के लिए काम किया करती है। जब एली यहाँ आई तब उसने स्पेस से रेडियो तरंगों को सुनना शुरू किया, इस उम्मीद में कि उसे कोई एविडेंस मिल पाए कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह में भी जीवन है। इसी दौरान डेविड ड्रमलिन, जो कि प्रेसिडेंट के साइंस एडवाइज़र हैं और एली के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, वो इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट के थ्रू SIET को कुछ फंडिंग मिली है। वो इस फंडिंग को वापस ले लेते हैं और इस प्रयोगशाला को बंद करने का आदेश देते हैं, क्योंकि ड्रमलिन को ऐसा लगता है कि पृथ्वी से बाहर ऐसी कोई भी लिविंग स्पीसीज नहीं है, तो ऐसे में ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। कुछ समय के लिए एली को ऐसा लगता है कि उसके बचपन का सपना अधूरा ही रह जाएगा, लेकिन एली की किस्मत में शायद कुछ और लिखा होता है। वो अपनी पूरी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन एक ग्रुप को देती है जो कि किसी तरह के प्रोजेक्ट पर फंडिंग किया करती थी। इस ग्रुप मेंबर के लोग भी एली के प्रोजेक्ट को समय और पैसे की बर्बादी बताते हैं, लेकिन उसे एक सीक्रेट बिलियनियर SR हेडन का समर्थन मिलता है। इसके बाद एली अपना प्रोजेक्ट न्यू मैक्सिको में एक बड़े पैमाने पर शुरू करती है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को 4 साल बीत चुके थे और अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। ड्रमलिन वो SIET प्रोग्राम को बंद करने की अनुमति दे देते हैं। इसी दौरान एक शाम एली को कुछ सिग्नल्स सुनाई देती है। ये सिग्नल्स प्राइम नंबर के रिपीटिंग सीक्वेंस में होती है, यानी कि 1, 3, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, जो कि अपेरेंटली स्टार सिस्टम वेगा से भेजा जा रहा होता है, जो कि 26 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इस बात की घोषणा से ड्रमलिन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लीडर मिशेल किड्स फौरन वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद एली की टीम इस सिग्नल में दफन एक वीडियो खोज निकालती है। उस छुपे हुए वीडियो में सन 1936 में बर्लिन में समर ओलंपिक्स का उद्घाटन एडोल्फ हिटलर के द्वारा होता है। एली और उनकी टीम बताती है कि यह पहला टेलीविज़न सिग्नल होगा जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर पर छोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग होगा, जिसे वेगा तक पहुंचने के लिए 26 साल लगेंगे और फिर वहां से इसे वापस प्रसारित किया जाएगा। इस खोज के बाद इस प्रोजेक्ट को और भी टाइट सिक्योरिटी में रखा जाता है, जिसे उस वक्त में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया और पूरी दुनिया भर में बताया गया। इस प्रोजेक्ट को और थोड़ा ध्यान से समझने पर एली को ये पता चलता है कि उसमें 60,000 पेजेस से भी ज़्यादा डेटा छुपे हुए हैं, जिसे समझना काफ़ी मुश्किल है,
हालांकि इस डेटा को डिकोड करने के लिए बहुत सारी तकनीकी अपनाई गई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद एली को बिलियनियर हेडन का संदेश मिलता है। एली हेडन के पास जाती है। हेडन एली को बताने की कोशिश करते हैं कि इस डेटा को उसे दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि ये डेटा अगर स्टार सिस्टम वेगा से आया है तो वहाँ के लोग इसे किसी और तरीके से देखते होंगे। एली कहती है कि वो हर नाकाम कोशिश कर चुकी है, पर उसे कोई भी नतीजा नहीं मिला। इस पर हेडन कहते हैं कि क्या तुमने इसे 3D में सॉल्व करने की कोशिश की? एली की आंखें खिल उठती हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगने लगा था कि इस डेटा का कुछ मतलब ही नहीं है, यह पूरी तरह बेकार है, और कईयों ने अपने हिसाब से अलग अलग तर्क भी दिए थे इस बारे में। जब इस पेजेस को 3D में जोड़कर देखा जाता है तो इसमें किसी तरह की मशीन बनाने की टेक्निक के बारे में विस्तार से उल्लेख होता है, जिसे एक अकेला व्यक्ति बैठकर कहीं ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद द नेशन ऑफ वर्ल्ड फंड्स इस मशीन को कंस्ट्रक्ट करने की अनुमति देती है और फंडिंग भी देती है। इसके बाद ही उस मशीन में यात्रा करने के लिए एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है। इसके लिए एक इंटरनेशनल पैनल बैठाया जाता है और ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि ड्रमलिन इस मशीन पर ट्रैवल करेगा। हालांकि इस मशीन पर ट्रैवल करने के लिए एली और ड्रमलिन दोनों का नाम लिया गया था। चूँकि ड्रमलिन भगवान पे भरोसा करते थे और एली नास्तिक है, इसी वजह से ज़्यादातर सपोर्टर्स ड्रमलिन के लिए आए और अंत में ड्रमलिन का नाम ही सेलेक्ट किया गया। एक्चुअली उस दौर पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कट्टरवादी थे, जिन्हें ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास था और वो साइंस को झूठा बताते थे। जब उस वक्त तक गवर्नमेंट द्वारा साइंस को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि वे कमज़ोर पड़ रहे हैं। कुछ समय के बाद जब मशीन पूरी तरह से तैयार हो गई और आखिरकार वो वक्त आ गया जब उसे टेस्ट करना था। ड्रमलिन उस मशीन में अंदर जाने के लिए तैयार हैं। अंदर जाने से पहले वो एली से मिलने आते हैं और उन दोनों के बीच बातचीत होती है। अंत में ड्रमलिन के जाने से पहले एली कहती है कि उसे ड्रमलिन पर भरोसा है। इससे पहले कि ड्रमलिन उस मशीन का परीक्षण कर पाता, उस दिन एक धार्मिक कट्टरपंथी मशीन में अपने साथ एक बॉम्ब लेकर जाता है, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था कि ये जो मैसेज आया है इसे ईश्वर ने भेजा है। किसी भी तरह के साइंस प्रयोग से इसे कोई छेड़खानी नहीं पहुंचानी चाहिए। उस कट्टरपंथी इंसान के शरीर में बॉम्ब लगा होता है और वो एक ही विस्फोट से सब कुछ नष्ट कर देता है। मौके पर ड्रमलिन और कई अन्य लोग वहीं पर मारे जाते हैं। एली अपने परीक्षण से इतने करीब आकर भी खुद को हारा हुआ महसूस करती है। इस घटना के कुछ समय के बाद एली को फिर से हेडन का संदेश मिलता है। वो हेडन से मिलने जाती है, जहाँ पर एली को पता चलता है कि हेडन को कैंसर हो चुका है और अब हेडन मीर स्पेस स्टेशन में रहता है। दोनों के बीच एक सिग्नल के द्वारा बातचीत होती है और हेडन एली को बताता है कि जापान में उसने एक दूसरी मशीन गुप्त रूप से बनवाई हुई है। एली और उसकी पूरी टीम उस मशीन तक पहुंचती है और इस बार उस मशीन के अंदर एली खुद ट्रैवल करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एलियन ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस है, ये 4 इलिप्स शेप गायरोस्कोपिक मशीन है, जिसमें कि एक अकेला व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है। मशीन को इस तरह से बनाया गया है कि जब इसे शुरू किया जाएगा, ये 4 इलिप्स शेप आर्म अपनी स्टेबल पोजीशन में घूमेगी और इसी बीच एक मेटल स्पेस जिसमें ट्रैवलर होगा उसे ड्रॉप किया जाएगा, और जब ये मेटल स्पेस उस गायरोस्कोपिक मशीन के अंदर एंटर करेगा तब उसी बीच वो वार्म होल के द्वारा एक स्पेस में एक एंड से दूसरी एंड तक पहुंच सकता है। आपको यहाँ पर वार्म होल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग वार्म होल एक टनल है जिसके 2 एंड्स हैं। हर एक एंड अलग अलग स्पेस टाइम से कनेक्टेड है, यानी कि एक वार्म होल 2 अलग अलग ऐसे एंड से भी कनेक्ट हो सकता है जो कि एक दूसरे से मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। वार्म होल के थ्रू आप शॉर्ट टाइम में लॉन्ग ट्रैवल तय कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग सीन में, जहां पर अब एली उस मशीन पर बैठकर ट्रैवल करने वाली है। मशीन की पावर ऑन की जाती है। एली के हेडफोन में एक रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि वो जहाँ भी ट्रैवल करके पहुँचती है वो उस प्लेस को एक्सप्लेन कर पाएगी और ये सारी चीज़ें उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती रहेंगी। अब मशीन ऑन हो चुकी है। एली इस सफ़र को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है। जैसे ही मेटल स्फेयर को मशीन में छोड़ा जाता है, हम देखते हैं कि एक वार्म होल क्रिएट होता है। धीरे धीरे ये वार्म होल आगे बढ़ता चला जाता है और एली की चेयर शेक होना शुरू होती है। जब वो टनल से गुजरती है, कुछ ही देर में वो स्टार सिस्टम वेगा तक पहुंचती है। अगले ही पल
वो दूसरे वॉर्म होल में एंटर करती है और दूसरे स्टार सिस्टम में एंटर करती है। हर एक टनल का ट्रिप पिछले ट्रिप से अनोखा होता जाता है। इसी दौरान एली अपने सेफ्टी चेयर से उठ जाती है। तब उसे पता चलता है कि केवल उसकी सेफ्टी चेयर हिल रही थी, बल्कि वो स्पेस टनल में ट्रैवल करते हुए भी स्टेबल है। कुछ ही देर में एली वॉर्म होल से टनल के एक दूसरे एंड पर आती है। जब इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक सतह पर पाती है। एली को ये जगह जानी पहचानी लगती है। उसे याद आता है कि बचपन में वो अपने पिता के साथ फ्लोरिडा के बीच पर जाना चाहती थी। ये तस्वीर उसे अपने बचपन की याद दिलाती है। फिर दूर से उसे किसी की छवि नजर आती दिखाई देती है। नज़दीक आने पर एली के सामने उसका पिता खड़ा होता है। भावुक होकर वो उसके गले से लग जाती है। अचानक से उसे समझ आता है कि ये सारी चीज़ें रियल नहीं हैं। एली को समझ में आ जाता है कि ये एलियन है, जिसने उसके माइंड से सभी थॉट्स को डाउनलोड कर लिया है और उसके सामने प्रेजेंट किया है। एली सब कुछ जानने के बाद उसे ऐसा करने की वजह पूछती है। उसके पिता के रूप में वो एलियन उसे बताता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि तुम अच्छे से इस जगह से कनेक्ट कर पाओ। इसके बाद वो एलियन बताता है कि हम सभी एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल का हिस्सा हैं। पृथ्वी ने काफ़ी डेवलप कर लिया है और वे लोग इसे काफ़ी एनकरेज भी करते हैं, लेकिन फ्यूचर में एक समय पर वे लोग पृथ्वी पर वापस आएंगे और उनसे कांटेक्ट करेंगे ताकि पृथ्वी के लोग गैलेक्सी के सिविलाइजेशन में शामिल हो सकें। इसके बाद एली कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं पृथ्वी के लोगों तक बताना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कोई प्रूफ या एविडेंस चाहिए जिससे वो पृथ्वीवासी को बता सके कि ये सारी बातें उन दोनों के बीच हुई थी। वो एलियन सतह से रेत की कण उठाता है और एली के हाथ में रख देता है और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वो मेटल स्फेयर उस मशीन से घूमता हुआ पानी में गिर जाता है। इसके बाद एली खुद को बेहोश पाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को मेटल स्फेयर में पाती है। इसके बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया जाता है। फिर उसे पता चलता है कि बाहर से जिन लोगों ने मशीन को देखा था, उन्होंने बस इतना सा देखा कि जैसे ही मशीन शुरू हुई और मेटल स्फेयर को रिलीज़ किया गया, कुछ ही क्षण में वो मेटल स्फेयर मशीन से होते हुए पानी में गिर गई। एली सबको बताती है कि कैसे उसने वॉर्म होल की पूरी ट्रैवल कवर की और लगभग 18 घंटे उसने वॉर्म होल में बिताया। एली के अनुसार उसने जो भी चीज़ें देखी वो उसके डिवाइस में रिकॉर्ड है। वो प्रूव कर सकती है कि उसने वॉर्म होल में पूरे 18 घंटे तय किए हैं। इसके बाद एक कमेटी बैठाई जाती है। एली अपनी सारी बातें उस कमेटी के सामने रखती है और सबूत के तौर पर अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक करने को कहती है। जब उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक की जाती है तो पता चलता है कि उसके डिवाइस में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। डिवाइस स्टैटिक पर है, यानी कि डिवाइस पूरी तरह स्थिर थी। उस कमेटी में ये बातें भी सामने आती हैं कि वो मशीन और वेगा से भेजा गया सिग्नल, ये सारी बातें पूरी तरह से झूठी थी। बिलियनियर एसआर हेडेन ने ये सारी झूठी कहानी रची और कमेटी को धोखा दिया। एली अपना पक्ष सामने रखने में असमर्थ होती है और अंत में कंक्लूजन यही निकलता है कि ये प्रोजेक्ट कभी रियल था ही नहीं, बल्कि ये पूरी तरह मिसगाइडेड था। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप, मैं और एली ज़रूर जानते हैं और वक्त आने पर पृथ्वी के लोगों को भी पता चलेगा। मूवी का क्लाइमेक्स होता है एक ट्विस्ट के साथ, जहां पे एक निजी बातचीत के दौरान मिस्टर किड्स और व्हाइट हाउस के अधिकारी रहेल एक सीक्रेट एक दूसरे से रिवील करते हैं, जिसमें पता चलता है कि एली की रिकॉर्डिंग डिवाइस स्टैटिक पर तो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसमें 18 घंटे का रिकॉर्डेड टाइम है। और यहीं पर ख़त्म हो जाता है ये स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।